Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 13th July 2020 we are going to discuss question number 1 to 4 of exercise 4.3 in this lecture. स्टूडेंट्स, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि चैप्टर 4 की जितनी एक्सरसाइजेज हैं उनके स्टार्ट पे आपको सिर्फ यही स्टेटमेंट मिलेगी, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपने उन जो फ्रैक्शंस गिवन है रिजल्टेंट फ्रैक्शंस, उनकी नेचर को खुद डिटर्मन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फैक्टर्स होते थे, तो उनको किस तरीके से आपने जो है वो सॉल्व करना है। अलग-अलग एक के ऊपर ए लिख दिया है, दूसरे के ऊपर बी, और दोनों लीनियर फैक्टर्स को अलग-अलग डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 4.2 आ गई जिसमें लीनियर फैक्टर रिपीटेड फॉर्म में था। जैसे फॉर एग्जांपल x+1 उसका होल स्क्वायर था, तो आपने उसको कैसे लिखा, a, b और c, एक के नीचे जो है बगैर रिपीटेड फॉर्म में, दूसरे में रिपीटेड यानी x+1 होल स्क्वायर, और फिर जो आपके पास एक और लीनियर फैक्टर था उसको अगले के डिनोमिनेटर में लिख दिया। एक्सरसाइज 4.3 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से पेपर में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और इसके आज मैं आपको पहले 4 पार्ट्स करवाऊंगी। तो आपने एक्सरसाइज 4.3 के बिल्कुल ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक पे जो एग्जांपल है उसको भी लाजमी जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे होगी जिस पैटर्न पे मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन करवाने। तो ये आपके पास है बेटे 3x - 11। इसकी नेचर को पहले देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय x+3, ये तो एक लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये देखें ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके पेयर्स बनाने, उसके जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए पैटर्न जो है वो पहले से थोड़ा सा चेंज होता है। 3x - 11 डिवाइडेड बाई x+3 x² + 1। लीनियर फैक्टर के ऊपर हमेशा a ही आएगा। लीनियर फैक्टर लिख के उसके ऊपर a लिख दिया, और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके ऊपर ऐसे आता है bx + c। ये बात आप लोग जहन में रख लें क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही पैटर्न यूज़ होना है। जहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा वो उसके ऊपर bx + c, या अगर पहले होता क्वाड्रेटिक फैक्टर तो हम लिखते ax + b, और बाद वाले के ऊपर सिर्फ, यानी इसके ऊपर सिर्फ 1 वाली आनी है और इसके ऊपर 2 वाली आनी। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से दोनों साइड्स को। तो इसको जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम कौन सा होता है, यही वाला होता है जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में होता है। यहाँ पे रह जाएगा 3x - 11 इज इक्वल टू, इस तरफ x+3 कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x² + 1। और यहाँ पे ये bx + c ये पूरी टर्म है, तो आपने इसको ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि ये जो आपके पास x² + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x+3। वो x+3 इन दोनों टर्म्स के साथ है, इस वजह से आपने जो है वो ब्रैकेट लगा के लिख देना है कि ये x+3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाते हैं। 3x - 11 एज इट इज़ इक्वल टू a x² + 1 एज इट इज़। ये जो आपके पास है bx + c ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ। तो सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई कर दें आप, bx के साथ भी x+3 लिख दें और c के साथ भी x+3 लिख दें। अब आपके पास अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि ये वाला जो है वो आपके पास a स्टार्ट पे अलहदा है, यहाँ c अलहदा है, लेकिन b के साथ x मौजूद है। आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ये हो जाएगा x² + 3x। तो याद रखिएगा अगर आपने जो है वो x² के कोफिशिएंट लिखने हुए तो b भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि इस x को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो सकता है। एनीवेज इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया पुटिंग। अब आपके पास एक ही लीनियर फैक्टर है, उस लीनियर फैक्टर को आपने 0 के इक्वल रखना है, बिल्कुल पहले वाली एक्सरसाइज की तरह। उससे जो वैल्यू आएगी उसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 3 में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी की तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो 3x x की जगह पे -3 और आगे -11 माइनस माइनस जो है वो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -9 और ये -11 ये हो गया -20। इस तरफ आपके पास x² + 1 में सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि अगले वाले के साथ तो x+3 है, जिसमें खुद x+3 हो उसमें x+3 वाली वैल्यू उसको 0 ही कर देती है, उसमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा a × x² + 1। x² की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा -3 होल स्क्वायर + 1, तो -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो 10 को जब आप यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने जो है वो 20 के साथ डिवाइड करवाना है, तो a की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी
-2। अब a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और कोई आपके पास लीनियर फैक्टर भी नहीं है जिसको आप इस तरीके से पुट कर दो। फिर नेक्स्ट आपने इक्वेटिंग मेथड स्टार्ट कर लेना है। अब आपने इक्वेटिंग मेथड में a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, b की करनी है। तो b का कोफिशिएंट कौन सा है, मैंने आपको बताया था इस x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इस साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट उसका है b, इस साइड पे है a और इस साइड पे कोई भी नहीं है, तो आप लिखोगे a + b = 0। Now equating the coefficients of x square and x we get from equation थर्ड। तो पहले सिर्फ हम x स्क्वायर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको गाइड करती हूँ कि x के कोफिशिएंट्स को क्यों इक्वेट किया। x स्क्वायर के मैंने आपको बताया था a के साथ x स्क्वायर है और b के साथ भी x स्क्वायर है, यानी x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू है -2, तो -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा और ये b की वैल्यू 2 आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गया c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटे c का कोफिशिएंट है x, तो आपने जो है वो फिर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, क्योंकि कोई और लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है। तो c के साथ x है, यहाँ मैंने आपको बताया था ये जो बाहर वाला x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर जाहिर सी बात है b भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस x यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 3b, तो c + 3b और इस साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये आपके पास टोटल इक्वेशन बनेगी जो है वो 3b + 3c = 3। यानी x के अलावा जो जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो आपने जो है वो लिख लेने हैं, x नहीं लिखना बीच में। तो b की वैल्यू है ये वाली 2, 3 2 = 6 और यहाँ पे है 3, तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -3। और उसके बाद आपने इसको वैल्यू को पुट कर देना है, a की जगह पे -2, b की जगह पे 2x और x ऑलरेडी उसमें था, यानी जो जनरल पैटर्न आपने बनाया था। और c की जहाँ +c था तो अब c की वैल्यू माइनस आई है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़। इसी पैटर्न से बाकी सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x + 7 / x² + 1 × x + 3। देखिए मैंने आपसे कहा था अगर स्टार्ट पे लीनियर फैक्टर आ जाएगा तो पहले ऊपर जो है वो 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, जहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो वहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे और जो लीनियर फैक्टर है वो चाहे पहले लिखें या बाद में लिखें उसके ऊपर सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर आ गया ax + b और यहाँ पे x + 3 के ऊपर आ गया c। अब एलसीएम इसका ये जो है x² + 1 × x + 3 इससे मल्टीप्लाई करना है हमने एलसीएम से, तो ये बेटे हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² + 1 × x + 3। इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा 3x + 7। इधर हमारे पास ax + b के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x + 3 और बाकी जो है वो x² + 1 कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि ये 2 टर्म्स हैं तो इसलिए इनके गिर्द भी ब्रैकेट लगा देनी और इनके गिर्द भी, ताकि समझ आ जाए कि ये वाला x + 3 बाद में इस ax के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में दोनों के साथ लिख दिया, ax के साथ भी मल्टीप्लाई किया हुआ x + 3 को और b के साथ भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है c और इसका तो कोई मसला ही नहीं है, ये x + 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x² + 1 रह जाएगा c के साथ। अब जो आपके पास एक लीनियर फैक्टर है x + 3 = 0, उसे आपने जो है वो इक्वल रखना है यहाँ पे 0 के, और ये आपके पास x = -3 आ जाएगा। -3 वाली वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में। और मैंने आपसे कहा था आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हो, वो कैसे, a को बाहर रहने दें और x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर बस ये बाकी कोई चेंज नहीं आना, सिर्फ यहीं पे आना है कि a बाहर रहेगा और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x² + 3x और ब्रैकेट में लिख देंगे जैसे ये लिखे हुए। एनीवेज आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये आपके पास है जी 3x की जगह पे -3 -9 हो गया, -9 + 7 तो वो -2 रह गया। इस तरफ बेटे यहाँ भी x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है, इनमें वैल्यूज पुट करने से x + 3 वाली वो 0 ही हो जाना है, उसमें मैं वैल्यू नहीं पुट कर रही, सिर्फ इस वाली में कर रही हूँ c और आगे x² है तो -3 होल स्क्वायर + 1। -3 का जब स्क्वायर लेंगे वो 9 रह जाएगा, 9 + 1 10, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, -2 के साथ डिवाइड होगा तो माइनस जो है वो 2 है तो माइनस एज इट इज रहेगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10। अब c की वैल्यू आ गई -1/5। उसके बाद आपको पता है अब वैल्यू रह गई है a और b की फाइंड आउट करने वाली, तो a की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट होगी और b की x² के और x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने से।
जब आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। उसकी रीज़न कि आपके पास ये जो एक्स ए के साथ ये जो एक्स है ये इस वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर ए के साथ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना है, तो इस वजह से ए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है c और इस साइड पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने से आपके पास इक्वेशन बनी a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और उसके बाद x के कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं क्योंकि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b के साथ x है और यहाँ पे जब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ आ जाएगा आपके पास 3ax, x को छोड़ देंगे तो बाकी कोएफिशिएंट उसका क्या रह गया 3a, तो b के जब x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है b प्लस 3a और इस साइड पे आ जाएगा 3 और इससे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x ऑन बोथ साइड्स a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c की जगह पे वैल्यू लगाई -1/5 उधर जाके +1/5 होगी और यहाँ पे 3a प्लस b है तो 3 एज इट इज़, a की जगह पे 1/5 ये 3/5 हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, एलसीएम लिया 5 आ गया, यहाँ पे 5 से कैंसिल हो गया, 3 रह गया, यहाँ पे 5 कैंसिल नहीं हुआ बल्कि 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 12/5। ओके बेटे, अब हमने वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे था ax प्लस b, ax की वैल्यू a की वैल्यू आई 1/5 और b की वैल्यू आई 12/5। दोनों में से जो है वो डिनोमिनेटर वाला जो 5 सेम है वो कॉमन लेके यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहाँ पे रह गया था आपके पास ऊपर 1, यानी a की जगह पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, x लगाया और यहाँ पे 12, यानी आप पहले 2 स्टेप्स में भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दी है। और यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास आई थी -1 ऊपर लिख दिया, 5 डिनोमिनेटर में और एज इट इज़ उसी पैटर्न में वैल्यूज़ पुट कर दी। नेक्स्ट बेटे इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने यहाँ तक जो है वो इसके सबसे पहले पैटर्न बनाने हैं, जो लीनियर फैक्टर है उसको एज इट इज़ लिख देना और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर bx प्लस c। अब आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को इसके एलसीएम से, एलसीएम क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी दफ़ा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ही दफ़ा रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये bx प्लस c को ब्रैकेट में लिख के इसके साथ लिख देंगे x प्लस 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसके साथ रह जाएगा x प्लस 1। अब ये वाला सारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो x प्लस 1 है इसने bx के साथ भी लिखा जाना है और c के साथ भी लिखा जाना है, तो bx को लिख के उसके साथ आगे ब्रैकेट में लिखा x प्लस 1 के bx के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस c लिखा और x प्लस 1 को लिखा कि वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये वाला x प्लस 1 इन दोनों टर्म्स के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था और इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपके पास लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे आपने 0 के इक्वल रखा तो -1 आ गया। अब आपने इसको पुट करना है, इसमें 1 ऐसे ही रहेगा, a में सिर्फ पुट करेंगे क्योंकि b और c वाले में x प्लस 1 है तो वो वैसे ही 0 हो जाने, तो एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास यानी जिस वाले फैक्टर की आप वैल्यू जिससे ले रहे हैं ना, अगर उसी वाले फैक्टर में आप पुट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस वजह से आपको इनमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने x प्लस 1 से वैल्यू निकाली है, सिर्फ इसमें पुट करेंगे। -1 स्क्वायर 1 ही आ जाता है और ये 1 प्लस 1 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, एक ही वैल्यू आ गई 1/2। अब b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेटिंग मेथड से सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। इस साइड पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 आ जाएगा, इस साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ a है और यहाँ भी देखें जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है b, तो एक आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे इस वाली साइड पे आके -1/2 हो जाएगी और ये b की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपने जो है वो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c की वैल्यू के लिए आप देखें किसको इक्वेट करेंगे, x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, c के साथ यहाँ पे जो है वो x है तो ये c आ गया इस तरफ, इसका कोएफिशिएंट x का, यहाँ पे इस x को जब अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास हो जाएगा bx, इसका मतलब है x को छोड़ दें तो बाकी क्या रह जाएगा b रह जाएगा, c प्लस b, इस साइड पे कोई x नहीं है, c प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन गई c प्लस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू ये वाली है -1/2, इस तरफ आके +1/2 हो जाएगी। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे तो a की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये a की वैल्यू थी 1/2, ये आगे ब्रैकेट क्यों लगाते हैं ताकि पता चल जाए ये वाली वैल्यू दोनों के साथ है, फिर माइनस, उसके बाद है x माइनस 1, और अब ये x माइनस 1 कहाँ से आया, एक्चुअली बेटे इसके साथ क्या था 1/2 और यहाँ भी आपके पास क्या है 1/2,
तो इन दोनों में से ये जो 2 कॉमन आता है ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ जो है वो दरम्यान में यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। जब आपने b की वैल्यू लगाई यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस लगाया तो ये अगले वाले दोनों के साइन चेंज कर देगा, इसके साथ माइनस था प्लस हो जाएगा और इसके साथ प्लस था माइनस हो जाएगा। इस वजह से इनके साइन ये वाले आए हैं और इन दोनों में से ये जो 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहाँ पे रह गया 1x, तो 1 आपको पता है x के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, अकेला x लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। इस वजह से ये जो इनके साथ साइन इसका ये b वाले की वजह से अंदर वाले का चेंज हुआ है और जो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 था वो कॉमन लेके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एग्जैक्ट वही तरीकाकार, जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर a लिखा, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर bx प्लस c। ये इस एक्सरसाइज का पैटर्न है। अब आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे रह जाएगा 9x माइनस 7, इस साइड पे a के साथ रह गया xk प्लस 1 और यहाँ पे bx प्लस c ये जो है वो ब्रैकेट में लिख के इसके साथ लिख देंगे, बाकी इसके साथ रह गया x प्लस 3। ये जो x प्लस 3 है ये bx के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये देखें bx के साथ भी लिख दिया और प्लस c के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख के आपने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना, या आप इसको इक्वेशन 2 का नाम देके इसको इक्वेशन 3 का नाम भी दे सकते हैं। पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले एक ही लीनियर फैक्टर है उससे आपने जो है वो 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाली। अब आपने इसमें पुट करनी है 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे -3 तो -27 हो गया, ये -7 तो ये बेटे आ गया -34। a एज इट इज एक्स स्केयर की जगह पे -3 स्केयर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10a। इन दोनों में क्यों नहीं वैल्यू पुट की, ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, x प्लस 3 से। इसमें भी x प्लस 3 मौजूद है, इसमें भी x प्लस 3 मौजूद है, उसने 0 ही कर देना इनको, इस वजह से हमने उसमें वैल्यू पुट ही नहीं की। -34 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 पे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 17 आर 34 और 2 5 आर 10, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -17/5। अब हमने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की और c की। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, b के साथ देखें ये x है और ये x है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है कि b किसका कोफिशिएंट है, x स्केयर का, तो फिर x स्केयर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। b है इस तरफ a है और इस तरफ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो आप लिखोगे a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू है -17/5, यहाँ इधर आके ये b की वैल्यू हो जाएगी +17/5। अब बाकी रहेगी आपके पास c की वैल्यू। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो उसके x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। अब बेटे बहुत ध्यान से देखें, अब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप एक स्टेप और करके ये b को सिर्फ बाहर रहने दें, अंदर x को मल्टीप्लाई b कर सकते हैं। x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है तो किस किस के साथ x है हमने ये देखना है। एक तो इस c के साथ जो है वो x है, तो x का कोफिशिएंट लिखना है जो कि हम c लिख लेंगे। यहाँ पे देखें जो है वो x ये वाला नहीं, ये वाले x को जब अंदर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाना है x स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3x। अब हमने ये मैंने x अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने इस x के कोफिशिएंट को देखना है कि कौन सा है इस x का कोफिशिएंट, 3 है, तो ये जो स्टार्ट वाला b है ये भी तो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस x का कोफिशिएंट टोटल क्या आएगा 3b। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है c, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3b और किसी के साथ x मौजूद नहीं है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 9, तो इक्वेशन बनी 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आपने जो है वो हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करें कि b को बाहर रहने दें और इस x को अंदर मल्टीप्लाई करके तब उसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी इसकी। तो 3b प्लस c इज इक्वल टू 9, 3 एज इट इज़, b की जगह पे 17/5 तो वो हो जाएगा 51/5, क्योंकि सिर्फ बाहर वाला 3 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से नहीं। ये 51/5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, जब माइनस होगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 5, यहाँ 5 से कैंसिल और 51 और यहाँ 5 9s आर 45, क्योंकि यहाँ पे 5 कैंसिल नहीं हुआ, तो 45 में से 51 माइनस किए, बाकी रह गए -6/5। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और अगर मैं आपको तरतीब से वैल्यूज़ पुट करना बताऊँ तो ये एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे a मौजूद था, यहाँ पे लिखना चाहिए था -17/5। ये जो डिनोमिनेटर वाला 5 है ये यहाँ नीचे लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया x प्लस 3, ये पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी होती है दूसरे वाले में, तो यहाँ पे b की वैल्यू थी 17/5 और a की वैल्यू है, c की वैल्यू है -6/5। इन दोनों में से 5 कॉमन लिया, जो डिनोमिनेटर वाला है उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया। इस तरीके से इसके साथ जो है वो ये आ जाएगा 17x - 6। आप चाहें तो आप 2 पैटर्न्स में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं।
बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जो है वो एक्सरसाइज 4.3 का अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। इसकी आपने रफ नोटबुक पे, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 4.3 से ऊपर जो एग्जाम्पल है उसको आपने लाजमी सॉल्व करके देखना है। वो एग्जैक्टली इसी मेथड से सॉल्व होगी जिससे मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन करवाएं। बेटे इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास कोई भी जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं था, लेकिन अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले डिवीजन मेथड से उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसका जनरल पैटर्न याद रखना है कि आपके पास जब जो है वो रिपीटेड ये आ जाए, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर हमेशा 2 वेरिएबल्स आएंगे जैसे ax + b, और जो लीनियर फैक्टर होता है उसके ऊपर हमेशा एक ही वेरिएबल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक सिर्फ वेरिएबल सिर्फ जो है वो उसे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रख के सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू आती थी, बाकी दोनों को हम एक्स के कोएफिशिएंट्स को और एक्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके निकालते थे और लास्ट में हम उसे जनरल पैटर्न में पुट कर देते थे, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। स्टूडेंट्स ये पार्शियल फ्रैक्शंस का जो टॉपिक है ये ऐसा है जो आपने पिछली क्लासेस में डिस्कस नहीं किया, तो बेटे इसके साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करें। अदरवाइज़ जो है वो अभी तो आप कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हमें डेली बेसिस पे समझ आ रही है, लेकिन जब आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको भूल चुके होंगे अगर आपने डेली बेसिस पे रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की होगी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।